नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। उस जमाने में चलते हैं जब घड़ियां नहीं थीं, तो फिर तब के लोग, हमारे पूर्वज, वो समय को कैसे समझते थे? आखिर कैसे जानते थे कि कब क्या करना है? आइए इसी रहस्य की परतों को खोलते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां कोई घड़ी नहीं, कोई कैलेंडर नहीं, यहां तक कि जन्मदिन भी नहीं, कोई सोमवार नहीं, कोई नया साल नहीं। ऐसे में कोई अपनी जिंदगी कैसे जीता होगा? कैसे तय करता होगा कि कब यात्रा पर निकलना है, कब फसल उगानी है? यही वो सवाल था जिसने हजारों साल पहले की सभ्यताओं को, समय को समझने और उसे पकड़ने के लिए मजबूर कर दिया। आज तो हम समय को मापते हैं, है ना? मिनटों में, सेकंडों में। लेकिन तब तब समय को मापा नहीं जाता था, उसे महसूस किया जाता था। हमारे पूर्वजों ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और आसमान में होने वाले बदलावों को देखा। सूरज का हर रोज का सफर, चांद का घटना बढ़ना और रात में तारों का अपनी जगह बदलना, यही ब्रह्मांड की पहली भाषा थी। तो हजारों साल पहले जब आसमान की तरफ देखा जाता, तो ये जो बदलाव थे ना, यही समय का पहला एहसास थे। पर असली चुनौती अब शुरू हुई। इस फ्लीटिंग मतलब इस क्षणभंगुर अनुभव को पकड़ा कैसे जाए, इसे एक सिस्टम में कैसे ढाला जाए। खासकर खेती बाड़ी और जो धार्मिक अनुष्ठान होते थे उनके लिए तो एक व्यवस्थित तरीका चाहिए ही था। और बस इसी जरूरत ने जन्म दिया मानवता की पहली टाइम मशीनों को। ऐसे तरीकों की खोज शुरू हुई जिनसे आसमान के इन इशारों को, इन अवलोकनों को एक सिस्टम में बांधा जा सके। लेकिन रुकिए, जब हम टाइम मशीन की बात कर रहे हैं तो दिमाग में कोई गियर और धातु वाली मशीन मत लाइएगा, ये वो नहीं थी। तो फिर क्या थी ये पहली घड़ियां, किस चीज से बनी थीं? इसका जवाब हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा सरल और सच कहूं तो बहुत शानदार है। वो बनी थी पत्थर से। जी हाँ, पत्थर। प्राचीन सभ्यताओं ने बड़े बड़े विशाल पत्थरों को इस तरह से खड़ा किया कि वे सूरज की परछाई के साथ काम करें। यही जो पत्थर के बड़े बड़े स्ट्रक्चर थे ना, यही असल में इंसानियत के पहले कैलेंडर और पहली घड़ियां थीं। और इसका सबसे मशहूर उदाहरण वो है इंग्लैंड का स्टोनहेंज। स्टोनहेंज को देखिए, ये पत्थर बस ऐसे ही बेतरतीब ढंग से नहीं रख दिए गए। इनके पीछे एक कमाल का विज्ञान है। हर साल 21 जून को, जो साल का सबसे लंबा दिन होता है, सूरज ठीक एक खास पत्थर के ऊपर से उगता है। और ठीक वैसे ही 21 दिसंबर को, यानी साल के सबसे छोटे दिन, सूरज उन्हीं पत्थरों के बीच से ढल जाता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये तो खगोलीय इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना था। इसी से उस जमाने के लोगों को पता चलता था कि कब बीज बोने हैं और कब फसल काटनी है। स्टोनहेंज तो कमाल है ही, लेकिन चलिए अब दुनिया के दूसरे हिस्से में, अपने भारत चलते हैं। यहाँ भी पत्थर से बनी एक लाजवाब घड़ी मौजूद है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि समय मापने की एक प्राचीन मशीन है। ये है कोणार्क का सूर्य मंदिर। जरा इसकी बनावट को समझिए, ये कितनी अद्भुत इंजीनियरिंग है। पूरे मंदिर को सूर्य देव के एक विशाल रथ का आकार दिया गया है। इसमें जो 12 बड़े बड़े पहिए हैं वो साल के 12 महीनों को दिखाते हैं, और हर पहिए में जो 8 तीलियां या स्पोक्स हैं वो दिन के 8 पहरों को दर्शाती हैं। जैसे जैसे सूरज घूमता, इन पहियों पर पड़ने वाली परछाई से दिन का बिल्कुल सही समय पता चल जाता था। ये सिर्फ कलाकारी नहीं थी, ये शुद्ध विज्ञान था। तो स्टोनहेंज और कोणार्क जैसे इन पत्थर के ढांचों ने हमें समय को सिस्टमैटिक तरीके से समझने में मदद की, और इसी समझ से जन्म हुआ कैलेंडर का। ये कैलेंडर मुख्य रूप से आसमान के 2 सबसे जरूरी पिंडों पर आधारित थे, सूरज और चांद। और पता है दिलचस्प बात क्या है कि दुनिया के जो शुरुआती कैलेंडर थे ना, वो सूरज पर नहीं बल्कि चांद पर आधारित थे। इन्हें हम चंद्र कैलेंडर या लूनर कैलेंडर कहते हैं। ये चांद के लगभग 29.5 दिन के साइकिल पर चलते थे और त्योहारों वगैरह के लिए बिल्कुल सही थे। दूसरी तरफ था सौर कैलेंडर यानी सोलर कैलेंडर। ये सूरज के हिसाब से चलता था, मतलब पूरे 365 दिन। और क्योंकि ये मौसमों से सीधे जुड़ा था, तो खेती किसानी के लिए ये ज्यादा सटीक था। तो अब एक सवाल था, एक तरफ चांद का हिसाब, दूसरी तरफ सूरज का, तो कौन सा कैलेंडर अपनाया जाए? यहीं पर प्राचीन भारत में एक बहुत ही इंजीनियस, एक बहुत ही शानदार समाधान निकाला गया। दोनों को मिला दिया गया, एक हाइब्रिड लूनी सोलर कैलेंडर बनाया गया, जिसे हम आज पंचांग के नाम से जानते हैं। इसमें हर कुछ सालों में एक एक्स्ट्रा महीना यानी अधिक मास या मल मास जोड़ दिया जाता था।
इससे होता ये था कि चांद का कैलेंडर भटकता नहीं था और सूरज के हिसाब से चल रहे मौसमों के साथ सिंक में रहता था। पर जैसे जैसे दुनिया आपस में जुड़ने लगी, व्यापार बढ़ा, साम्राज्य फैले, तो एक स्टैंडर्ड कैलेंडर की जरूरत महसूस होने लगी। एक ऐसा कैलेंडर जो हर कोई इस्तेमाल कर सके। और इस कहानी का अगला पड़ाव हमें ले जाता है रोमन साम्राज्य में। तो 46 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने एक नया कैलेंडर पेश किया, जिसे जूलियन कैलेंडर कहा गया। ये काफी हद तक ठीक था, पर एकदम परफेक्ट नहीं था। इसमें एक छोटी सी गड़बड़ थी जो 1500 साल बीतते बीतते 10 दिन के एक बड़े अंतर में बदल गई। अब इस गड़बड़ी को सुधारना जरूरी था। तो 1582 में पोप ग्रेगरी 13वें ने एक नया सुधरा हुआ कैलेंडर लागू किया, और यही है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसे आज हम सब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस कैलेंडर को ठीक करने का तरीका बड़ा ही अनोखा था। कैलेंडर को वापस पटरी पर लाने के लिए जानते हैं क्या किया गया? अक्टूबर 1582 में इतिहास से 10 दिन गायब कर दिए गए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। लोग गुरुवार 4 अक्टूबर को सोए और जब अगली सुबह उठे तो तारीख थी शुक्रवार 15 अक्टूबर। बेच के 10 दिन बस मिटा दिए गए। तो आखिर ये सब काम कैसे करता है? देखिए, बहुत सीधा सा हिसाब है। एक दिन का मतलब है धरती का अपनी धुरी पर एक बार घूमना। एक महीना मतलब चांद का धरती के चारों ओर एक चक्कर लगाना। और एक साल का मतलब है धरती का सूरज के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाना, जिसमें करीब करीब 365 और चौथाई दिन लगते हैं। और वो जो चौथाई दिन है ना, उसी का सारा खेल है। हर साल ये चौथाई दिन बच जाता है, तो 4 साल में ये चौथाई दिन जुड़कर एक पूरा दिन बन जाते हैं। और इसी एक एक्स्ट्रा दिन को हम हर चौथे साल फरवरी में जोड़ देते हैं, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। बस यही वो सिंपल सी मैथ्स है जो हमारे कैलेंडर को ब्रह्मांड की घड़ी के साथ सिंक में रखती है। तो कहाँ से शुरू हुई थी बात? हमारे पूर्वजों से। उनके लिए समय कोई नंबर नहीं था, वो तो ब्रह्मांड की धड़कन थी। वो उसे आसमान में देखते थे, मौसम में महसूस करते थे। और आज हम हैं जो समय को अपनी कलाई पर या फोन की स्क्रीन पर बस एक नंबर की तरह देखते हैं। प्राचीन ऋषि मुनि समय को एक सीधी लकीर की तरह नहीं, बल्कि एक चक्र की तरह देखते थे। जीवन, मृत्यु और फिर से जीवन का एक अंतहीन चक्र। लेकिन हमने क्या किया? हमने समय को घंटों और मिनटों में इतना ज्यादा बांध दिया कि शायद हम ये भूल ही गए हैं कि समय बाहर से कहीं ज्यादा हमारे अंदर महसूस होता है। तो अगली बार जब घड़ी पर नजर जाए तो एक पल के लिए रुकिएगा और सोचिएगा कि हमने समय को अपनी मुट्ठी में, अपने डिवाइस में कैद तो कर लिया है, पर क्या हम उसे महसूस करना भूल गए हैं? समय की वो असली भाषा जो सितारों में, चांद की कलाओं में और हमारी अपनी धड़कनों में आज भी मौजूद है। सवाल ये नहीं कि हम उसे सुन सकते हैं या नहीं, सवाल तो ये है कि क्या हम उसे सुनने के लिए कभी ठहरते भी हैं।